नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स से हेमंत अत्री में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत सर हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत स्वागत है सर। सर आज कारगिल विजय दिवस है, देश उसको मना रहा है, सेना से लेकर के और आम आदमी तक इस दिन को जो है याद करते हैं और खास तरीके से याद किया जाता है क्योंकि ये सेना के शहीद जवानों से लेकर के और हमारे विजय तक सबके लिए उसको इस दिन को याद किया जाता है। निश्चित तौर पे वो उस तरीके के सीन सेना के अंदर भी दिख रहे हैं, जनता में भी वो उत्साह दिख रहा है। सोशल मीडिया पर आप देख सकते हैं लगातार जिस तरीके के वीडियो और ट्वीट्स आ रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी देशवासियों को इसके लिए बधाई दी है। एक तरफ देश में संसद का जो है मानसून सत्र चल रहा है। मानसून सत्र में पहलगाम में हमारे जो लोग मारे गए उनको लेकर के चर्चाएं होनी थी। सीज फायर का सच सामने आना था। ऑपरेशन सिंदूर पर हमने क्या खोया क्या पाया वो सच सामने आना था। और जब ये सारी चीजें चलती तो पुलवामा का भी जिक्र आता जिसमें हमारे जो है वो निर्दोष सैनिक किस तरीके से उनकी जान ले ली गई थी वो सबको पता है, जिसके पीछे जिसके कारण आज तक नहीं पता चले कि आखिर ये इस घटना को अंजाम कैसे दिया गया। सतपाल मलिक ने बहुत सारे खुलासे किए लेकिन सरकार उस पर चुप रही, आज भी चुप है। वैसे ही पहलगाम में मारे गए नागरिकों पर चुप है। एक तरफ कारगिल का विजय उत्सव और दूसरी तरफ ये सारे सवाल। इन चीजों को देखा जाए तो क्या माने, सरकार हर उस स्थिति को सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल करती हुई दिख रही है। जो मोदी जी ये ट्वीट कर सकते हैं कारगिल विजय दिवस पर जो है वो शुभकामनाएं दे सकते हैं देश को, क्या वही मोदी जी ट्रंप के दावों का विरोध नहीं कर सकते हैं उसी ट्वीट पे? क्या वही मोदी जी जो तमाम सवाल उठाए जा रहे थे कि आखिर ये पहलगाम की घटना हुई कैसे, कौन इसके लिए जिम्मेदार है, उस पर एक ट्वीट नहीं कर सकते थे? दोनों चीजें, एक तरफ कारगिल का विजय दिवस निश्चित तौर पे सबके लिए गर्व का विषय है और उसके साथ मैं ये सवाल आपसे कर रहा हूं। प्रकाश जी नमस्कार, आपको और सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, सबसे पहले तो जो कारगिल के दौरान जो कुछ हुआ 84 दिनों के अंदर, वो जो 527 जवान और अधिकारी हमारे, मतलब दुनिया में उससे बहादुरी का काम आज तक किसी सेना ने नहीं किया। उन परिस्थितियों में, उन पहाड़ी चोटियों पर, उन बर्फीली चोटियों पर 527 जवान और अधिकारियों ने जान दी और 1363 जवान हमारे घायल हुए। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने देश का एकता और अखंडता के लेकर किसी भी चीज की परवाह नहीं की और जिन परिस्थितियों में वो लड़े आपको पता है किस ऊंचाई पर पाकिस्तानी सैनिक थे, किस ऊंचाई पर हमारे लोग थे और बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक एकदम खुले उस पे निशाने पे थे। रात रात भर चढ़ाई की और जिस तरीके से तोलोलंग, टाइगर हिल और तमाम दुनिया भर की चीजें उन्होंने जीत करके दिखाई। रामप्रकाश जी देखिए, कुछ चीजें मैं अलग से कहना चाहूंगा बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस कवरिंग डिफेंस फॉर सच ए लॉन्ग टाइम। और मुझे लगता है कि देश के लोगों को भी कुछ अगर हो सके तो उस दिशा में सोचना चाहिए। और बहुत बार एक नैरेटिव खड़ा किया जाता है, बहुत बार एक परिस्थितियां होती हैं और अपनी नाकामी को, सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए सेना के पीछे छिपती है। कारगिल उसका एक आदर्श उदाहरण है, जो देश की सेनाओं ने पराक्रम से सरकार को बचाया। वो कैसे? आपको ध्यान होगा 3 मई को वहां पर घुसपैठ हुई, 3 मई 1999 को। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां क्या कर रही थी, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार क्या कर रही थी? वहां पर एक चरवाहे ने आकर के सेनाओं को ये बताया, आकर के नीचे सेना को, कि पाकिस्तान के रेगुलर मिलिट्री जो कर्मचारी हैं, जो सैनिक हैं, वो वहां पर ऊपर घूम रहे। तब तो इनको पता लगा, क्योंकि आपको पता है सर्दियों में बहुत सारी पोस्ट से हमारी सेना नीचे आ जाती है जान के, और वो लगातार परंपरा थी। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम अपना गार्ड डाउन कर दें। इंटेलिजेंस एजेंसी और उनका ये फर्ज बनता था कि वो सरकार हर चीज पर निगाह रखते और पूरी परिस्थितियों को। कारगिल क्या था राम प्रकाश, इसको थोड़ा क्रिटिकल एंगल से देखिए। सरकार की नाकामी नंबर 1 के वहां पर पाकिस्तानी रेगुलर्स आए कैसे इतनी बड़ी संख्या में, पहला सवाल। उसके बाद जब वो आके जम गए तो उसकी भी जानकारी चरवाहे के जरिए मिली। तो तीसरा, हमारे सैनिकों ने अपनी जान की बाजी लगा करके इतने बड़े 527 सैनिक शहीद होना कोई मजाक की बात नहीं होती, बहुत बड़ी संख्या है। तब भी 3 जहाज गिरे थे हमारे, वो कहां ऑपरेट कर रहे थे? इतना सब होने के बावजूद भी हमने बॉर्डर तक क्रॉस नहीं की। हमारी वायुसेना अपने ही एरिया के अंदर, पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर, दुर्गम, द्रास, कारगिल और ये सारा एरिया, यहाँ पर आपको पता है बमबारी करी थी अपने एरिया के अंदर। ये कैसे हुआ? इतनी बड़ी खुफिया नाकामी को अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने केवल सेनाओं के शौर्य के पीछे छिपके अपनी जान बचाई कि नहीं बचाई? कोई और देश होता
रक्षा मंत्री के साथ क्या बनती? जॉर्ज फर्नांडिस थे उस समय, उसकी नौकरी जाती कि नहीं जाती? जो इंटेलिजेंस एजेंसीज की जो फेलियर था, उसके लिए अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती कि नहीं होती? आपके घर के अंदर बदमाश आके घुसे और बदमाशों को हमने निकाल दिया। हकीकत तो यही थी, पाकिस्तान की सेना ने यही सब किया था। सेना के पराक्रम के पीछे सरकार ने अपनी नाकामी छुपाई कि नहीं? कोई भी और देश होता तो सरकार की जवाबदेही होती, यहाँ उल्टा हुआ। सैनिकों के शहादत की आड़ में राजनीति की चाशनी चलाई गई और सरकार रिपीट हुई। ये है राष्ट्रवाद। सवाल ये था कि सरकार की जवाबदेही तय, और हुआ क्या? सरकार ने उस आपदा में अवसर, जो इनकी पुरानी परंपरा है, उसी का निर्वहन करते हुए पूरे देश में एक राष्ट्रवाद की लहर और उसकी आड़ में दोबारा चुनाव और उसके बाद सत्ता में वापसी। आपने कभी कांग्रेस पार्टी को 1971 की लड़ाई के नाम पर कभी वोट मांगते देखा है क्या? 1971 की एक ऐसी लड़ाई है जिसमें अमेरिका ने जिस तरीके का रोल करने की कोशिश की, 7th फ्लीट भेज देंगे, निक्सन ने जो हरकत की, उसके बावजूद इंदिरा गांधी ने क्या किया? सवाल, इंदिरा गांधी ने तो सीज फायर नहीं किया ना। इंदिरा गांधी ने समकालीन इतिहास के अंदर दुनिया का भूगोल बदल के दिखाया और एक इंडिपेंडेंट राष्ट्र बना दिया। और ऋषिकांत दुबे 3 दिन पहले क्या कह रहे थे, आपको ध्यान है कि इंदिरा गांधी ने गलत किया बांग्लादेश बना दिया। ये है राष्ट्रवाद की। सेना जो अपना काम करती है, सेना का काम एक प्रोफेशनल फोर्स के नाते सरकार की हिदायत के अनुसार एडवर्सरी के आमने सामने लेकर के डिजायर्ड रिजल्ट्स, जो डिजायर्ड उनको काम दिया जाता है, उसको करने का। सेना के पीछे राजनीति करने का जो ये सिलसिला है, ये 1999 में आपने देखा 84 दिन तक चला, हमारी सीमा के अंदर चला, हमारी सीमा के अंदर। अब जो काम हुआ, आपने ऑपरेशन सिंदूर पे आता हूँ, ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ? पहले दिन जैसे ही 7 तारीख को 7 मई को हमने अटैक किए, नो पॉइंटेड प्रेसिडेंट स्ट्राइक की, टेररिस्ट अटैक। पाकिस्तान ने क्या किया? एकदम डिफेंसिव से ऑफेंसिव पे आ गए और हमारी जो एयर स्पेस है उसके अंदर हमारे जहाज गिरा दिए। कैप्टन शिव कुमार ने क्या बताया इंडोनेशिया के अंदर कि साहब, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने कहा था कि पाकिस्तान की डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट और जितने भी एयर डिफेंसेस हैं उन पर अटैक नहीं करना। ये बात उन्होंने कही कि नहीं की? और उसके बाद सीडीएस साहब ने क्या कहा सिंगापुर के अंदर? उन्होंने कहा कि हमारी टैक्टिक्स में गलती हुई, हमने उसको इम्प्रोवाइज किया और तीसरे चौथे दिन यानी कि 10 तारीख को हमने फुल फोर्स के साथ अटैक किया, ब्रह्मोस और तमाम चीजें पाकिस्तान के तमाम एयर बेसिस किया कि नहीं किया? पहले ही दिन हमारा जो जहाजों का नुकसान हुआ, सरकार ने आज तक उसका जवाब नहीं दिया। क्या ये चीज छुपाने की है? तो आपको ध्यान होगा, रशिया के ऊपर अभी यूक्रेन में आप यूएवी के जरिए, ड्रोन्स के जरिए इतने बड़े बेस के ऊपर रशिया के कई जहाज उड़ा दिए, टॉप ऑफ द लाइन फाइटर्स। उन्होंने मना किया क्या? बाकी से सवाल पूछने वाले को देशद्रोही बताया गया है। यहां आप अपनी नाकाम, ये सारे सवाल किसने पूछे? राम प्रकाश जी, सवाल ये, विपक्ष तो बहुत बाद में आए। सबसे पहले सीडीएस साहब ने कहा कि हमारी टैक्टिक्स में गलती थी। उसके बाद ये बातें तो देश सुन चुका है, समझ चुका है। सर, इसके पीछे की जरा एक चीज मुझे बताइए। आज मोदी जी ने ट्वीट किया है देश को कारगिल दिवस पर बधाई देने के लिए, जैसा मैंने शुरू में जिक्र किया था। अब कहा यह जा रहा है कि भाई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जो बात कही, अब आज आप कारगिल दिवस पर पाकिस्तान को संदेश दे रहे हैं। ये संदेश तो आप 1947 से दे रहे हैं, लेकिन उसका फायदा क्या हो रहा है? इस संदेश का क्या, इस संदेश से पाकिस्तान थर-थर कांपने लग जाता है क्या? क्या इस संदेश के बाद जम्मू कश्मीर में नागरिकों की हत्याएं बंद हो जाती हैं क्या? क्या इस संदेश के बाद पाकिस्तान से आतंकी खत्म हो जाते हैं क्या? दूसरी तरफ लगातार डंका बजाया जा रहा है, पाकिस्तान जो है वो अमेरिका को भी साध रहा है, पाकिस्तान चीन की गोद में जाकर के बैठा हुआ है और आप वहीं जाकर के बटरिंग करने चले जाते हैं। चीन लगातार एक के बाद एक आप सब जाते चले, सारे प्रमुख लोग आप जाते चले जा रहे हैं, चाहे वो एनएसए हो, चाहे वो विदेश मंत्री हो, चाहे वो रक्षा मंत्री हो, और अब मोदी जी के जाने की तैयारी हो रही है। आपने जो है 7 साल से जो वीजा बंद था, उस वीजा को आपने खोल दिया। तो ये क्या दिखा रहा है? एक तरफ पाकिस्तान लगातार हर राष्ट्रीय मंच से पैसा इकट्ठा कर ले रहा है, हर तरीके से उसको फंडिंग मिल जा रही है, और दूसरी तरफ आप जाकर के अपना पैसा खर्च करके अपना स्वागत करवाने में लगे हैं आप जो है। और अब ट्वीट करके ये बताते हैं कि सेना का जो जज्बा है, जो देश पर मर मिटने का जज्बा है, वो हर पीढ़ी को प्रेरित करता रहेगा। सर, कैसे प्रेरित करेगा? सीज फायर करवा के आप हमारी सेना को झोंक दे ले जा करके फिर अपने कदम पीछे खींच लें,
उनको फ्रंट पे करके, और फिर आप कहते हैं कि युवा प्रेरित होता रहेगा। दूसरा, आपने निशिकांत दुबे का जिक्र किया, मैं एक चीज और जिक्र करके सब आपके पास आ जाऊं। सर, जिस तरीके से अभी हालात दिखाए गए, इंदिरा गांधी से कैसे तुलना की गई कि इंदिरा गांधी के बाद मोदी जी ने इतने दिन, मोदी जी जो है सबसे ज्यादा, इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड तोड़ते हुए सबसे ज्यादा दिन प्रधानमंत्री रहने वाले वो बन गए। लगातार तुलना की गई, दिन भर उसको लेकर के ट्वीट किया गया, पूरी भाजपा उतारू हो गई ये बताने में। इंदिरा गांधी से आप तुलना कर रहे हैं, जिस इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, आप 4 टुकड़े का दावा करते करते पीठ दिखा दिया आपने। ऐसा नहीं लगता है कि शौर्य साहस जैसी ये बातें अब अपमान होने लग गया है, अपमान करने के लिए जैसे सटायर के तौर पे यूज होने लगा हो प्रधानमंत्री जब इस तरीके की बात करते हैं? राम प्रकाश जी, ये जो कथित राष्ट्रवाद है, ये उसका एक ऑप्टिक्स है कि केवल और केवल सेना का नाम रखो। भारत के अंदर आपका कोई भी भाषण बिना पाकिस्तान का जिक्र किए पूरा नहीं होना चाहिए। पूरा कहीं भी, राजनाथ को देख लीजिए, अमित शाह को देख लीजिए, मोदी जी को देख लीजिए, डोवल को देख लीजिए, किसी को भी देख लीजिए, भारत से बाहर कभी पाकिस्तान का नाम लिया है क्या आज तक? चीन की तो छोड़ दो, आप लाल आंख दिखाना और वो सब बंद कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। गलवान का नाम आज तक मुंह से निकला हो तो एक घटना बता दीजिए जो जून 2020 से लेकर आज तक एक बार, और क्लीन चिट और दे दी चाइना को ये कहते हुए कि ना कोई आया ना कोई घुसा। फिर 28 दौर की 30 दौर की क्या बातचीत कर रहे थे हमारी जो आर्मी कमांडर्स थे उनके साथ, हमारी जो एमईए थी वो क्या बात कर रही थी उनके साथ। तो ये सारी चीज जो है, इसको सारी दुनिया अब समझने लगी है, खासतौर पर हमारे एडवर्सरीज। और चाइना ने तो इसका इतना लाभ उठाया है, उनको पता है कि ये आदमी स्वीकार ही नहीं करेगा कि हमने इनके यहाँ ट्रांसलेशन कर लिया। कितने ऐसे पॉइंट्स हैं जो फ्रिक्शन पॉइंट आज भी कहीं है, लेकिन कहीं जिक्र नहीं होता। संसद में कोई पूछे तो ये सुरक्षा का मामला है, राजनाथ किस तरीके की बातचीत करते हैं आपने देखा, रक्षा मंत्री। सेना का नाम राम प्रकाश जी केवल वोट जुगाड़ने का एक जरिया है। आपने देखा कारगिल से बड़ी सैन्य नाकामी नहीं, वो क्या सॉरी अपने खुफिया नाकामी नहीं हो सकती, उसके बावजूद भी उसकी जवाबदेही तय होने की बजाय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बढ़े हुए बहुमत से वापस आई। उस घटना को छोड़ दीजिए, पुलवामा क्या था? पुलवामा से बड़ा बिगेस्ट डिजास्टर कोई हो सकता है? वहां पर मौसम खराब था, वहां पर सैनिकों को आने जाने के लिए जिस तरीके से हमेशा से एक आर्मी का कुरियर चलता था, चार्टर्ड जहाज, उस समय सेना ने मांगा, गृह मंत्रालय ने मना कर दिया। ये स्टोरी मैंने ही की थी, आपको ध्यान हो। उसके बावजूद उनको बाई रोड भेजा गया और केवल उसी गाड़ी को हिट किया गया आतंकवादियों के द्वारा जो बुलेट प्रूफ नहीं थी पूरे काफिले के। वो खुफिया डिजास्टर था नहीं। हमारे सारे के सारे जो सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल्स हैं वो क्यों नहीं फॉलो किए गए थे वहां? वो गाड़ी हमारे कॉन्वॉय में सीआरपीएफ में कैसे घुस गई? कोई जवाब आया उसका आज तक? जो एसओपीज वायलेट हुए उसके लिए जवाबदेही किसकी थी? जवाबदेही छोड़िए, 2019 की इस घटना के बाद मोदी जी का बहुमत बढ़ गया है, आया कि नहीं आया? उससे पहले अटल जी के साथ भी है। तो सेना का शौर्य, सेना का बलिदान, सेना की सारी चीजें वो किसी की राजनीति को सूट करती। सेना का नाम लेते रहो, अपनी नाकामियां छुपाते रहो। तो सेना तो इनके लिए कुशल हो गया ना कि उसके पीछे छुप जाओ। किसी भी विकसित देश के अंदर, किसी भी प्रगतिशील विचारवादी देश के अंदर अगर कारगिल जैसी घटना हो, आपको लगता है वो सरकार सत्ता में कायम रह सकती है? और या तो दोबारा सत्ता में आ गया राष्ट्रवाद ज्ञानी चला गया। पुलवामा देख लीजिए, आज तक कोई जवाब तय हुआ हो? आज तक कोई हेड्स रोल हुए? अभी पहलगांव देख लीजिए, पहलगांव के अंदर आज तक आतंकवादी पकड़े गए, वो यहाँ तो बदला भी ले चुके हैं। विजय पर्व भी मना दिया मोदी जी ने तो 21 तारीख, पाकिस्तान का ये कर दिया वो कर दिया। कभी भारत से बाहर पाकिस्तान का नाम लिया है क्या? और उस सारे सीज फायर के बाद पाकिस्तान की पोजिशनिंग देख लीजिए। अमेरिका का राष्ट्रपति पाकिस्तान के आर्मी चीफ को बुला करके लंच करा रहा है। सोच के देखिए आप, प्रोटोकॉल का अंतर देखिए। और हमारे प्रधानमंत्री जी आके बता रहे हैं कि ट्रंप ने मुझे बताया था, बुलाया था, और मैंने कहा कि मुझे तो महाप्रभु की धरती पर है, इसलिए मैं उड़ीसा आ गया। उन्होंने ये नहीं बताया कि ट्रंप ने जो 25 बार बोल दिया कि सीज फायर मैंने कराया था, उसके बारे में एक लाइन आज तक प्रधानमंत्री ने ये नहीं कही कि नहीं उसने नहीं कराया। और पाकिस्तान उनको उसके लिए क्या नाम है, नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट कर रहा है। तो आप देखिए पाकिस्तान और चाइना का खेल किस तरीके से इकट्ठे होकर के, ये तो किसने बताया? डिप्टी चीफ ने बताया कि हम 3 मोर्चों पर लड़ रहे थे, टर्की, पाकिस्तान और चीन। मोदी जी ने बताया क्या? संसद के अंदर आए, बाहर खड़े होकर 18 मिनट का भाषण दिया, विजय पर्व की घोषणा कर दी। तो ये विजय पर्व तो 11 को ही बता देते आप, 11 मई को, 10 मई तक सीज फायर हुआ था। 10 मई को सीज फायर होता है राम प्रकाश जी। मोदी जी राष्ट्र के नाम संदेश कब देते? उस समय में क्या कर रहे थे मोदी जी? सोचना पड़ेगा आपको। इस देश के लोगों को ये समझना पड़ेगा कि सेना का जो डिफेंस अटैची है वो बता रहा है
कि हमें ये कहा गया था कि पाकिस्तान की आर्मी एस्टेब्लिशमेंट अटैक नहीं करना है, और पाकिस्तान का रणनीति देखिए, उन्होंने हमारे 5 जहाज छोड़ दिए, और भारत की रणनीति देखिए, आज तक मुंह नहीं खुलता। राजनाथ जवाब दे सकते हैं ना, मोदी जी दे सकते हैं ना, और मैं आप सवाल पूछेंगे हम देशद्रोही हो जाएंगे, अभी आ जाएंगे ट्रॉल्स दुनिया भर के। तो ये नया इकोसिस्टम डेवलप करना कि राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्र की बात करना, राष्ट्र के हित की बात करना, सर एकता और अखंडता की बात करना। सर जिस समय देश के सदन में खड़े होकर के मोदी जी देश को ये सारा हकीकत पूरी कहानी बता सकते थे, पूरा सच देश के सामने रख सकते थे, उस समय वो कारगिल दिवस की बधाई विदेश की धरती से दे रहे हैं। क्या उम्मीद की जाएगी उनसे? नहीं, मोदी जी देखिए इस मामले में मोदी जी इसमें कुछ नहीं करते, उनका एक पूरी टीम है जो इन सारी ऑप्टिक्स गिमिक्स, बहुत प्रोफेशनल लोग, हर चीज का नैरेटिव को कैसे पेडल करना है, आईटी सेल उसको कैसे ऑपरेट करेगी, वो सारी गाड़ी चलेगी। आप सोचिए कि दुनिया की जो सबसे बड़ी समकालीन इतिहास की विक्ट्री है, क्लियर विक्ट्री है, बांग्लादेश विजय, बांग्लादेश का अलग से वो करना, उस पर मोदी जी का सबसे प्रिय जो उनका पीआरओ है निशिकांत दुबे, वो कह रहा है कि बांग्लादेश ही गलत बनाया था। इन लोगों की सोच देखिए, और फिर इंदिरा गांधी से तुलना करते हैं मोदी जी की, क्या कह करके। कल आपने वो देखा होगा सारा कि किस तरीके से क्या बताया कल सारा दिन, कि इंदिरा गांधी 4070 दिन तक प्रधानमंत्री रही थी और मोदी जी को 4078 दिन मिले, और दोनों के साथ साथ वो लगा रखे। तुरंत दूसरे लोग आ गए, उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी से आप क्या तुलना करोगे, इंदिरा गांधी तो निक्सन के साथ ये किया था, आप तो ट्रंप के सामने सुन के आ जाते। इंदिरा गांधी ने जो निक्सन के साथ किया था कि आप 7वां 17वां बेड़ा भेज दीजिए, कोई बात नहीं, देख लेंगे, हिला नहीं बेड़ा, उससे पहले बांग्लादेश बन गया था। आज विश्वगुरु 56 इंची ग्लोबल लीडर, थाका मेसी, डिप्लोमेसी, हगलो मेसी, उस सब के अनडिस्प्यूटेड चैंपियन, ट्रंप का एक जवाब नहीं दे पाते। उनके सामने भारत को टैरिफ का टेररिज्म फैलाने का आरोप लगता है, उनके सामने ब्रिक्स के घुटनों फैलाने की बात की जाती है, उसके बावजूद भी तुलना इंदिरा गांधी से करेगी। और जवाब देने का वक्त आएगा, आई प्रॉमिस यू कि मोदी जी कभी जवाब नहीं देंगे, ऑपरेशन सिंदूर का कभी जवाब नहीं देंगे, सीज फायर कैसे वैसा कभी जवाब लेके दिखा दीजिएगा, मोदी जी के मुंह से दिलवा दीजिएगा, मैं मान जाऊंगा। आप कभी नहीं बोलेंगे, वो संसद के बाहर खड़े होकर बता दिया विजय पर्व का उत्सव है, तो 11 मई को बताते हैं ना विजय पर्व। जब 10 मई को जब ये हुआ था, सिर्फ एक सवाल बता दीजिए कि ट्रंप ने कैसे घोषणा की, केवल ये जवाब दे मोदी जी, और छोड़ दीजिए सारी बात। वो आतंकवादी अब तक कहाँ है जिन्होंने पहलगांव में हमारे निर्दोष लोगों को मारा, केवल इसका जवाब दे दीजिए। वहां पर आर्मी क्यों नहीं थी, वहां पर सिक्योरिटी बल क्यों नहीं थे, इसका जवाब दे दीजिए। वो खुफिया लैब्स, उसके लिए क्या जिम्मेदारी ली मोदी जी ने, इसका जवाब दे दीजिए। रक्षा मंत्री आज भी अपनी कुर्सी पर कैसे, इसका जवाब दे दीजिए। सवाल है, क्या इनके जवाब आएंगे? कभी नहीं आएंगे, बी रेस्ट एश्योर्ड। अब कल देखिएगा आप, जब हाउस में परसों शुरू होगा, राजनाथ सिंह खड़े होंगे, भाई एक भी मेरिट पे अगर कोई फैक्ट मारा जाए, उससे ज्यादा फैक्ट्स तो आर्मी के तीनों लोगों ने बता दिए। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने बताया, डिफेंस अटैची ने बताया, डिप्टी चीफ ने बताया। आज भी आर्मी चीफ जब वहां थे द्रास के अंदर और वार मेमोरियल पे भाषण दे रहे थे, उन्होंने क्या कहा कि पाकिस्तान की हर कार्रवाई का माकूल जवाब दिया जाए। ये मेरा सवाल ये कि जवाब कब नहीं दिया गया? जवाब तो सदा से दिया गया था, इसमें नया क्या है? फिर उन्होंने एक नई फोर्स बनाने की बात की, एक ऑल वेपन ब्रिगेड बनाने की बात की, सारी बात। लेकिन सवाल यह है कि राजनीति कब बाज आएगी, अपनी जिम्मेदारियों को समझेगी, उस पर राजनीति करना बंद करके देश की सोचेगी। कारगिल वाज अ डिजास्टर, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। आपके घर में चोर घुस गए, आपकी सुरक्षा कहां थी, आपकी खुफिया जांच कहां थी? वो तो सैनिकों ने, जो सैनिक भारत के थे, जिन्होंने इतनी ऊंची चोटियों पर उस दुरूह मौसम में अपनी जान की बाजी लगाकर देश किया, वो बचाया। भाजपा का क्या था उसमें? भाजपा का तो डिजास्टर था। बताइए, आप इसका जवाब दीजिए। रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस क्या कर रहे थे, खुफिया एजेंसियां क्या कर रही थी? पुलवामा का जवाब बता दीजिए, पहलगांव का बता दीजिए। और फिर 56 जी, भाई नुकसान क्यों हुआ अमेरिका के अंदर? राम प्रकाश जी, यू हैव टू अंडरस्टैंड, एक 9/11 हुआ, हमसे तो बहुत बड़ा आबादी एरिया का देश है, हमसे 5 गुना बड़ा है अमेरिका। वहां पर 9/11 के बाद कोई अटैक हुआ क्या? टेररिस्ट अटैक। 56 इंची प्रधानमंत्री को 11 साल से ऊपर हो गए, वो लोग 350 किलोमीटर अंदर आते हैं, लोगों को मारते हैं और आज तक नहीं पकड़े जाते हैं। इसका जवाब है मोदी जी के पास? तो ये एक चीज बताएं सर, एक चीज जरा मैं समझ लूं। मोदी जी, अभी आपने जिक्र किया जिस तरीके से विदेशी दौरे पर गए, और अभी वीडियो भी लगातार उनकी वायरल हो रही है कि कैसे वो जबरदस्ती हाथ मिला रहे हैं, कैसे जबरदस्ती गले पड़ते हैं, और अंग्रेजी तो खैर माशाअल्लाह
उन्होंने अंग्रेजी में क्या बोला वो सामने वाला भाई समझा कितना, वो सबको पता है। देश के लोग लगातार वीडियो कान पे लगा लगा सुन रहे हैं कि भाई क्या बोल रहा है हमारा प्रधानमंत्री, क्या बोल रहा है हमारा प्रधानमंत्री। किसको समझ में आया है? अगर किसी को समझ में आया होता तो ये पक्का था कि अब तक सोशल मीडिया पे तैर रहा होता कि मोदी जी ने असल में बोला क्या है। और मैं ये भी शायद गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि मोदी जी ने खुद क्या बोला ये मोदी जी को भी नहीं पता होगा, मोदी जी भी बता नहीं पाएंगे, दोबारा पूछा जाएगा कि उन्होंने क्या बोला है। क्योंकि खैर सर, ये वीडियो जिस तरीके से ऐसे गले पड़ के हाथ मिला करके और फिर इन वीडियो को जारी करवा करके सेना का नाम लेकर के जिस तरीके से, क्या ये सब सारी चीजें सिर्फ आड़ की जाती हैं कि जनता को कैसे बेवकूफ बनाया जाए? सेना का नाम लेकर के भारत के जनता को इमोशनल फूल बनाया जा रहा है और जनता हर बार बन भी रही है। इससे भी आगे की बात है, उस पर राजनीति की जा रही है। क्या पहला वोट देश के फर्स्ट टाइम वोटर्स पहलगांव के सैनिक, उसको क्या नाम है, पुलवामा के सैनिकों के नाम हो सकता है क्या? शहादत पर वोट। एक बार जरा चुनाव का कोड ऑफ कंडक्ट पढ़ लीजिए, आपको पता लग जाएगा। इस पे वोट मांगने पे मोदी जी को नोटिस देने की जब बात हुई, अशोक लवासा को चुनाव आयोग से क्या स्थिति बनी आपको पता है। इस बात पूरे परिवार का जो हाल किया गया, उपराष्ट्रपति धनखड़ के साथ तो जो हुआ तो और भी बुरा है। अशोक लवासा साहब के पूरे परिवार का जिस तरीके से हरासमेंट, नोबडी वाज पेड। हाउ? जायज बात है, कोड ऑफ कंडक्ट में लिखा हुआ है धर्म के आधार पर, सेना के आधार पर राजनीति नहीं की जाएगी। मुझे एक बात बता दीजिए, आज तक सेना के नाम पर इन्होंने क्या क्या नहीं किया, और सेना का भला क्या कर दिया, एक दिन वो भी बैठ के बता दें जरा मोदी जी कि सेनाओं के लिए इन्होंने क्या क्या कर दिया। समस्या राम प्रकाश जी ये नहीं है, समस्या क्या है कि एक आड़ लेनी है राष्ट्रवाद की लहर फैलाने की चैंपियन। राष्ट्रवाद में इनका योगदान आजादी से पहले क्या था, आजादी के बाद क्या है, सारी दुनिया को पता है। दे वर ऑलवेज ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम। कभी इनके मुंह से अंग्रेजों के खिलाफ कोई एक शब्द सुना है आपने? कभी, मैं अकेले मोदी की बात नहीं कर रहा, पूरी बीजेपी और पूरे आरएसएस, अंग्रेज हम पे शासन करते थे ना, हमें लूट के ले गए, हमारा शोषण किया साल सदियों तक। क्या उनके खिलाफ आज तक किसी बीजेपी आरएसएस के आदमी ने कभी कुछ कहा हो? जो जिन्होंने आजादी दिलाई, नेहरू और तमाम लोग के टारगेट पे सरदार पटेल को अपना बना लिया, वो व्यक्ति जिसने आरएसएस को बैन कराया। तो सुविधा का है सिस्टम सारे का सारा। सवाल यहां पर आके खत्म नहीं होता। सवाल यह है कि सेना ही क्यों? क्योंकि सेना से देश की भावुकता जुड़ी, उसके नाम पर वोट ढूंढने की फैक्ट्री लगा दी है हर चीज में सेना। सवाल कुछ, अब मुझे ये बता दीजिए कि भारतीय एयर स्पेस के अंदर 5 एयरक्राफ्ट गिर गए हमारे, बताते हैं क्यों गिरे वो? कभी भी जब एयरफोर्स अटैक करती है तो सबसे पहले जो पोटेंशियल जो थ्रेट्स हैं उनको न्यूट्रलाइज करती है। किसने कहा ये? जो ये कहा उन्होंने डिफेंस अटैची ने कि पॉलिटिकल लीडरशिप ने हमें मना किया था। यही मना कारगिल में किया था, अगर आपको याद हो। क्या कहा था कि बॉर्डर क्रॉस नहीं कर रहा है, सारे का सारा एक्शन हमारे घर में हो रहा है, हमारे घर में डकैत घुसे हुए। किसके कारण? सरकार की नाकामी के कारण। वाजपेयी जी लाहौर में बस लेके घूम रहे थे, यहाँ पे मुशर्रफ आतंकवादी भेज रहे थे। क्या नाकामी थी? उसके बावजूद देश के अंदर नैरेटिव राष्ट्रवाद का खड़ा करके उस नाकामी में भी सरकार बड़े बहुमत से आई। तो देश की भावनाओं को दुहना, ये जो चीज है ना, ये इनका सदा से एक शगल रहा है। कोई और सरकार होती, कोई और देश होता, वो सरकार चुनाव में उतरते टाइम सोचती 4 बार। पुलवामा में यही इन्होंने किया। पहलगांव को देख करके देखिए, ऑपरेशन मेरे सिंदूर, मेरी गर्म सिंदूर मेरी रगों में दौड़ रहा है, पाकिस्तान की गोली का बदला गोला दे रही। 7 तारीख को राम प्रकाश जी ऑपरेशन शुरू हुआ, पहले ही दिन हमारे एयरक्राफ्ट लूज हुए, 8 और 9 को हमारे जहाज उड़े नहीं। फिर हमने अपनी स्ट्रेटेजी बदली और फिर पाकिस्तान को 10 तारीख को सुबह ठोका, 12 बजे तक लगातार ठोका अपने मिसाइलों के जरिए साजिश। 12 बजे, और सेना की तैयारी शाम को फिर थी 10 तारीख। और जब पूरी तैयारी हो गई, एयरक्राफ्ट वर्स अबाउट टू बी एयरबॉर्न, एन वक्त पे 5:33 पे ट्रंप ट्वीट कर देते हैं, फिर पाकिस्तान कह देता है, फिर भारत सीज फायर कर देता है। किन परिस्थितियों में किया? तुलना इंदिरा गांधी से कर रहे हो, इंदिरा गांधी ने तो कभी सीज फायर नहीं किया। आपने किन परिस्थितियों में क्यों किया? देश को तो जवाब चाहिए। आपको ध्यान होगा, डिफेंस और फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के सेक्रेटरी आए थे विक्रम मिश्री, उन्होंने डेड लाइन में कहा कि सीज फायर इज इनफैक्ट। हाउ? व्हाई? किसने करवाया? क्या परिस्थितियां थी? ट्रंप कैसे चैलेंज कर रहे कि मैंने कराया? ट्रेड के नाम पर चैलेंज कर रहे। ये सोचना पड़ेगा आपको, और आप आज तक उसका जवाब नहीं दे पाए। कभी फॉरेन सेक्रेटरी का वीडियो जारी कराते हैं, सवालों के जवाब नहीं देते।
रक्षा मंत्री क्या कहते हैं, अब तो पीओके हमारे पास खुद चल करके आएगा। पहले तो बड़े शूरवीर थे आप, संसद में खड़ा होके एक सरदार पटेल क्या कह रहा था, याद है आपको, अक्सर ही चीन की भी बात करेगा और मुंह से चीन ही निकलता, चीन में लाइन लगा के खड़े, जैसा आपने कहा। कौन सा ऐसा व्यक्ति है आज की तारीख में जो मोदी जी का टॉप एड नहीं गया वहां पर? अडानी से लेकर के, आपके डोवल से लेकर के, जयशंकर से लेकर के, राजनाथ से लेकर के, और अब मोदी जी जाने की तैयारी में। वो चीन जिसने पाकिस्तान को रियल टाइम फीड दिया। आपके किसी देश के एक आदमी का नाम बताइए मुझे जिसने चीन के बारे में कुछ कहा। केवल डिप्टी चीफ ने ये बताया सेना के कि दे वर टुगेदर, उन्होंने सारा लाइव पिक्चर बताया। और बीजेपी और वो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, चीन का नाम मुंह से नहीं निकलता है। वर्ल्ड लीडर की बात करते हो। आपने कहा मोदी जी के वीडियो, मोदी जी के इस वीडियो से नहीं। पहली बात तो आपको बता दूं कि इस पे समय खराब मत किया कीजिए कि मोदी जी के वीडियो को आप समझने की कोशिश करें, वो खुद नहीं समझ सकते, औरों की छोड़ दीजिए वो क्या बोलते हैं। और इसलिए नई टेक्नोलॉजी आई। आपको पता है मोदी जी बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी के इनोवेटर। जैसे नाली से गैस बनाई थी उन्होंने, जैसे बादलों में रडार नहीं पकड़ पाया था हमारे जहाजों को, एग्जैक्टली वैसे ही मोदी जी ने क्या किया है कि एक नई टेक्नोलॉजी बनवा दी कि उसमें जो इंडियन एजेंसीज उनके जरिए जो भी वीडियो क्लिप्स आएंगे उसमें आवाज नहीं होगी, केवल जब भी होगी ठाके होंगे, किस बात के असर उसकी आवाज नहीं पता लगेगा। और भक्तों को क्या लगेगा कि यार मोदी जी तो कमाल ही किए पड़े। और हकीकत जो आज वीडियो आई उसमें देखा हाथ भी जबरदस्ती कैसे मिल रहा है, क्या बोल रहे हैं आप कभी नहीं पकड़ पाएंगे। आपको ध्यान होगा ना वो जो अभी फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ G7 में हुआ था, ओहो यू आर एक्टिव ऑन ट्विटर। तो पूरी दुनिया में मजाक उड़ रहा है प्रकाश जी। भारत के नेता पूरी दुनिया में आज से नहीं 47 से जा रहे हैं। कहा जाते थे यूनिवर्सिटीज के अंदर लेक्चर देने के लिए, सवाल जवाब करने के लिए, वहां पर रिसर्च के इंस्टीट्यूशंस में जाते थे, हाई एंड टेक्नोलॉजीज के नासा में जाते थे। आजकल चाय पीने जा रहे हो आप। व्हाट नॉनसेंस यू आर क्रिएटिंग है। बिल्कुल। भारत को सपेरों के देश से अंतरिक्ष का देश बनाया था। आप वहां चाय पीते फिर रहे हो, एक चाय वाला दूसरे चाय वाला। ये प्रधानमंत्री के साथ होता है। आपकी वोट चल गई, खत्म कीजिए उसको। मनमोहन सिंह नरेंद्र मोदी से कहीं ज्यादा गरीब बैकग्राउंड से आते थे। कभी उनके मुंह से शब्द सुना आपने कि मेरी गरीबी? उन्होंने कभी मेंशन नहीं किया। मुझे उन्होंने पर्सनली बताया कि आई बिलोंग टू सच ए हम्बल बैकग्राउंड, उसमें पढ़ता था मैं स्ट्रीट लाइट में, बट ही नेवर मेंशन इट। अदरवाइज मुझे भी कहा कि लिखिएगा मत। और ये मेरी माँ कपड़े करती थी, मेरी माँ ये करती थी, मेरी माँ वो करती थी। आप देखिए ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर खड़ा है और वहां क्या बात चल रही है, एक चाय वाला दूसरा चाय वाला। सुना आप? व्हाट इज दिस? सपेरों के देश से वहां तक पहुंचे थे। आप अपना पर्सनल नैरेटिव बाहर जाके क्यों देश का जुलूस निकाल रहे हैं? सर, अपने देश में जो कहावत चलती है कि इतिहास खुद को दोहराता है, शायद इसी तरीके की घटनाएं जो है वो उस कहावत को सही साबित करती होंगी। जिस तरीके से अभी आप जिक्र कर रहे हैं कि सपेरों से लेकर के स्पेस तक, तो अब वापस देश को चाय वाला बनाने की कोशिश, कवायद चलती हुई दिख रही है। ये मैंने जिक्र किया था कि बार बार जब भी मोदी जी जाते हैं तो उनको हर बार चाय का स्टॉल क्यों दिखाया जाता है दुनिया के अंदर, और उसको देख के वो गौरवान्वित होते हैं। लेकिन क्या देश के लोगों को भी उससे उतना ही गौरवान्वित होना चाहिए? खैर, आज विषय हमारा जो था वो कारगिल दिवस पर जरूर था। देश उसको उस पर गर्व है, अपनी सेना पर देश को भरोसा है, देश हमेशा उस पर गर्व करता रहा है। लेकिन उसकी आड़ में जिस तरीके की सियासत हो रही है और जिस तरीके के कुकृत्यों को सेना के पीछे छुपाने की कोशिश हो रही है और राजनीति कैसे चमकाई जा रही है, ये समझना भी देश के लिए शायद जरूरी था। इसीलिए इस पर आपसे बातचीत हुई। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।